गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीए में इंटर लॉ एंड एथिक्स में बोनस चैप्टर करेंगे। बोनस एक्ट 1956। इस चैप्टर से आजकल 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज पूरे चैप्टर को आप समझा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने स्कैनर का सारा क्वेश्चन करेंगे। मैं जो भी समझाऊंगा उसमें स्कैनर पूरा कवर होगा, वो जरूर याद रखिएगा। स्कैनर में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा चैप्टर को अपने कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट की क्लास लूँगा, लेकिन आपको पूरा बोनस समझा दूंगा। मैं टू द पॉइंट डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर। देखिए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956। इस क्लास के बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। खाली सुनिए अच्छा से, एकदम माथा में आपको घुसा दूंगा मैं कि बोनस क्या होता है और क्या क्या प्रोविजन है इसके। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे देखिए, चैप्टर है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग आप जानिए कि बोनस होता है क्या है। बोनस मीन्स एडिशनल कंसिडरेशंस अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के एक्स्ट्रा जो पैसा दिया जाता है एम्प्लॉय को, उसको बोलते हैं बोनस। क्यों देता है कंपनी ऐसा पैसा? क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो और एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाए। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कंपनी बोनस देता है, एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस को अच्छा करे, ठीक है। अप टू द पॉइंट डायरेक्टली क्लास में आते हैं। देखिए, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया। बोनस एक्ट पूरा इंडिया में जिस पे बोला गया है सब पे एप्लीकेबल है। मतलब ये एक्ट पूरा इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्री प्लस मतलब एंड any establishment in which 20 or more employees are working on any day during accounting year। मतलब ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, जितना फैक्ट्री है उस पर तो अप्लीकेबल हो गई। फैक्ट्री में कितना एम्प्लॉई उससे मतलब नहीं है, फैक्ट्री है मतलब उस पर अप्लीकेबल होगा ही। और बोलता है एस्टैब्लिशमेंट। जो इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट वह इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, एक ही दिन साल में काम करेगा तो भी उस इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब फैक्ट्री पे अप्लीकेबल है प्लस इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लीकेबल है, जिस इस्टेब्लिशमेंट पे 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि कोई इस्टेब्लिशमेंट में साल भर 20 एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, लेकिन साल में सिर्फ एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो भी उस इस्टेब्लिशमेंट पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। चीज को समझिए। फैक्ट्री मतलब होता है बड़ा फैक्ट्री जिसमें 5,000 10,000 वर्कर लोग काम करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है छोटा फैक्ट्री जिसमें 10 20 30 आदमी लोग काम करते हैं। जैसे मूड़ी फैक्ट्री हुआ, मोमबत्ती फैक्ट्री हुआ, सब छोटा छोटा फैक्ट्री है जिसमें उतने एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस जिस छोटा फैक्ट्री में, जिस एस्टैब्लिशमेंट में 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, तो उस एस्टैब्लिशमेंट पे भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल सा मीनिंग था। देखिए, थर्ड लाइन बोलते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज टू टाइमली पेमेंट ऑफ बोनस टू ईच एम्प्लॉय। मेन ऑब्जेक्ट यही है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का कि एम्प्लॉय को टाइमली बोनस मिलना चाहिए, बस। अब देखिए, एक तो चीज और बोला गया है, एम्प्लॉय मीन्स एनी एम्प्लॉय हुज सैलरी और वेजेस नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ। देखिए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एम्प्लॉय उसी को माना जाएगा जिसका सैलरी 21,000 से ज़्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बोनस उसी को मिलेगा इस एक्ट में जिस एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 से कम है। मतलब कंपलसरी बोनस का जो प्रोविजन बनाया गया है, मिनिमम बोनस इज कंपलसरी बोनस, और उस कंपलसरी बोनस को फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट बाउंड है देने के लिए उस एम्प्लॉय को जिसका सैलरी 21,000 से कम है। मतलब वह एम्प्लॉय बोला गया है, मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का डेफिनेशन में एम्प्लॉय मतलब वह एम्प्लॉय जिसका सैलरी 21,000 से कम है, बस। 5 चीज एकदम अच्छा से सुन लीजिए। यह एक्ट पूरा इंडिया पे एप्लीकेबल है। दूसरा, कौन कौन इस एक्ट में कवर है, कौन कौन सा एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट में कवर है? फैक्ट्री, जितना फैक्ट्री है सब कवर होगा, प्लस वह एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, भले वो साल में एक ही दिन काम किए हैं, तो भी उस एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल हो जाएगा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का प्रोविजन। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है कि सारा एम्प्लॉय को टाइमली बोनस मिल जाना चाहिए। तीसरा बोलता है एम्प्लॉय किसको बोलते हैं इस एक्ट में? एम्प्लॉय मतलब वही एम्प्लॉय जिसका सैलरी 21,000 से कम है। समझ में आया? अब देखिए, नेक्स्ट में आ रहे हैं हु इज एलिजिबल फॉर बोनस। किसको बोनस मिलना चाहिए, ठीक है।
किस एम्प्लॉय तो समझ में आ गया कि 21,000 से जिसका सैलरी कम होगा उसको बोल देंगे, लेकिन कौन कौन सा एम्प्लॉय को बोनस देना जरूरी है मैंडेटरी एक्ट के अंदर। देखिए क्या बोला गया है, इफ एम्प्लॉय वर्क इन द एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज, मतलब वह एम्प्लॉय जो इस एस्टैब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में कम से कम 30 दिन काम किया हो, उसी एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। मतलब एक साल में 1 ईयर में 30 डेज यदि काम किया होगा वह एम्प्लॉय तो बोनस देंगे, और यदि 30 दिन से कम काम करता है तो उस पर पेमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोलता है यदि कोई एम्प्लॉय सिर्फ 30 दिन काम करता है साल में तो उसको बोनस देना जरूरी है। मतलब जैसे सपोज कोई एम्प्लॉय 40 दिन 50 दिन काम किया तो डेफिनेटली बोनस मिलेगा, लेकिन कोई एम्प्लॉय 20 दिन काम किया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली 365 दिन में आप कम से कम 30 दिन तो काम करना ही चाहिए। अब देखिए अब 30 डेज का कैलकुलेशन में क्या चीज़ आता है और क्या चीज़ नहीं आता है। देखिए 30 वर्किंग डेज में इंक्लूड्स क्या क्या किया है। देखिए ले ऑफ डे क्या बता रहा हूँ, प्लस पेड लीव प्लस एब्सेंट ड्यू टू डिसेबलमेंट प्लस मेटर्निटी लीव। क्या बोला गया, देखिए लेड ऑफ मतलब होता है, देखिए ले ऑफ मीन्स टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर। आज एम्प्लॉयर के घर में शादी है, चीज को समझिए, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि आज फैक्ट्री बंद रहेगी, सब लेबरों को छुट्टी दे दो, सब एम्प्लॉयरों को छुट्टी दे दो। तो आज एम्प्लॉयर ने काम करने के लिए मना किया है, लेकिन एम्प्लॉय ने नहीं, तो एम्प्लॉय का उस दिन को प्रेजेंट माना जाएगा, वर्किंग डे में काउंट किया जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर मना कर रहा है कि आज मत आइए मेरे घर में शादी या छुट्टी है। समझ में आया, ले ऑफ मतलब रिफ्यूज बाय एम्प्लॉय, समझ में आया। आज एम्प्लॉयर ने मना किया है, मतलब ले ऑफ मतलब सिंपल सा मीनिंग याद रखिएगा, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने काम करने के लिए मना किया है, तभी एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। समझ में आया। तो जो 30 वर्किंग डेज का कैलकुलेशन में याद रखिए, यदि कोई ले ऑफ डे होगा तो उसको काउंट करेंगे, माना जाएगा। प्लस पेड लीव, एम्प्लॉय को बोला गया है कि आपको साल में 20 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप ले सकते हैं, तो एम्प्लॉय एक दिन का छुट्टी ले लिया तो उस दिन को भी काउंट करेंगे 30 वर्किंग डेज में। फिर बोलता है एब्सेंट ड्यू टू डिसेबलमेंट ऑब्लिक एक्सीडेंट, फैक्ट्री में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण एम्प्लॉय के हाथ में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि आप 5 दिन का रेस्ट कर लो, तो उस एम्प्लॉय ने 5 दिन का रेस्ट कर लिया, लेकिन वो तो एक्सीडेंट के कारण हुआ, तो उस 5 दिन को भी वर्किंग डेज में काउंट करेंगे। थर्ड बोलता है मेटर्निटी लीव, वुमेन्स लोगों को, गर्ल्स लोगों को मेटर्निटी लीव मिलती है, तो वो आप जानते हैं उसमें कोई इश्यूज नहीं है, उसको भी वर्किंग डेज में माना जाएगा। काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस क्या होता है। देखिए इस चीज को एकदम अच्छा से कीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इस पे भर भर के क्वेश्चन आया है। मिनिमम बोनस का कंसेप्ट में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, चीज को समझिए। मिनिमम बोनस मतलब वह बोनस जो फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट को देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। समझ में आया। मिनिमम बोनस हर सिचुएशन में, कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं है, मिनिमम बोनस इज कंपल्सरी। मिनिमम बोनस कंपल्सरी एस्टैब्लिशमेंट को देना ही पड़ेगा, इसमें कोई अवॉइडेंस का चांसेस नहीं है, याद रखिएगा। मिनिमम बोनस एक मैंडेटरी प्रोविजन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री के ऊपर, वह बोनस एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। क्या प्रोविजन है देखिए, मिनिमम बोनस बोला गया 8.33% ऑफ सैलरी ऑब्लिक वेजेस और ₹100 व्हिचएवर इज हायर। जितना सैलरी वेजेस होगा उसको आप 8.33 से इंटू कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना मिनिमम बोनस उसको देना ही पड़ेगा। सपोज उसका सैलरी है 9,000 रुपया महीना, तो 9,000 होल इंटू 8.33%, जितना आया और उसको 100 से कंपेयर कर लीजिएगा, जो हायर होगा उतना का मिनिमम बोनस देना ही पड़ेगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसका सम कराऊंगा। सेकेंड बोलता है मिनिमम बोनस मस्ट बी पेबल whether or not there is any profit oblique allocable surplus। allocable surplus मतलब कंपनी का प्रॉफिट है, आप इतना समझ लीजिए। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा allocable surplus क्या होता है, ठीक है। मिनिमम बोनस मस्ट बी पेबल वेदर और नॉट देयर इज एनी प्रॉफिट ऑब्लिक allocable surplus। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है।
बोलता है सैलरी एक्सीड ₹7,000 पर मंथ देन मिनिमम बोनस विल बी कैलकुलेटेड ऑन ₹7,000। बोलता है यदि बोनस एक्ट में बोला गया है कि आपका सैलरी यदि 7,000 से ज़्यादा है तो मिनिमम बोनस आपका 7,000 को बेस सैलरी मान के कैलकुलेट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बोला गया है जो बेस सैलरी है यदि 7,000 से कम है तो 7,000 से कम का जो मैक्सिमम सैलरी है 7,000 ही लिया जाएगा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में मिनिमम बोनस कैलकुलेट करने के लिए। इसको समझिए। तो यहाँ पर सपोज मेरा सैलरी 10,000 है तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो मिनिमम बोनस निकलेगा 7,000 पे ही निकाल सकता है। मेरा सैलरी 9,000 है तो 7,000 पे ही निकाल सकता है मिनिमम बोनस। मेरा सैलरी 8,000 है तो 7,000 पे निकल सकता है। लेकिन सपोज मेरा सैलरी 6,000 है, कम है तो कम पे निकलेगा, लेकिन यदि ज़्यादा है 7,000 से तो 7,000 पे मिनिमम बोनस निकलेगा। ये एक्ट में इसको फ्रिज कर दिया गया है लिमिट, चीज को समझिए। ठीक है। अब बोलता है देखिए इफ कंपनी सफर लॉस देन आल्सो कंपनी पे मिनिमम बोनस। कंपनी को लॉस हो रहा है तो भी मिनिमम बोनस उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब देखिए मैक्सिमम बोनस बोलता है 20% ऑफ सैलरी। कंपनी को मैक्सिमम कंपनी कितना बोनस दे सकता है? मैक्सिमम सैलरी का 20% दे सकता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ पूजा बोनस विथ मेन बोनस। क्या होता है कंपनी, अब इस एग्जांपल को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता है प्रोविजन। बोलता है इंटरियम बोनस पूजा बोनस मस्ट बी एडजस्टेड विथ फाइनल बोनस। एग्जांपल देखिए कंपनी बोलता है कंपनी मिड ऑफ द ईयर पेड होली बोनस 100 रुपया। कंपनी ने ईयर के मिड में होली का 100 रुपया बोनस दे दिया। ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी इज ₹4,810। एम्प्लॉय का सैलरी है 4,810 रुपया। एट द एंड ऑफ द ईयर मिनिमम बोनस पेड बाय द एम्प्लॉय। उस समय सपोज ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा। तो मिनिमम बोनस जब ऑर्गेनाइजेशन ने कैलकुलेट किया एम्प्लॉय का पर मंथ आ रहा है 4.4810 होल इंटू 8.33%, मतलब 400 रुपया उसका मिनिमम बोनस आ रहा है। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ने उस फैक्ट्री ने मिड ऑफ द ईयर मतलब ईयर के बीच में 100 रुपया होली बोनस पे किया था तो उसको आप माइनस कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट को मिनिमम बोनस 300 रुपया ही देना पड़ेगा। मतलब बोलता है ईयर के बीच में यदि कोई स्टैब्लिशमेंट इंटरियम बोनस दे देती है तो इंटरियम बोनस मस्ट बी एडजस्टेड विद द फाइनल बोनस। सीधा सा बात यही है प्रोविजन में कि इंटरियम बोनस यदि इंटरियम बोनस मतलब बीच में कुछ बोनस दे देती है एस्टैब्लिशमेंट तो वह फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है। अब देखिए एक चीज और बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। पेमेंट ऑफ बोनस का क्या टाइम लिमिट है? देखिए इन केस ऑफ डिस्प्यूट एग्जिस्ट रिलेटेड टू बोनस। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच झमेला चल रहा है बोनस को लेके। शायद एम्प्लॉय सपोज फैक्ट्री के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है इस बोनस से, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, ये हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है सर, ये बोनस हम लोग को इनजस्टिक लग रहा है। तो उसके बीच एक सेटलमेंट माने केस चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो यदि डिस्प्यूट का केस होगा तो बोनस कब दिया जाएगा? विद इन 1 मंथ फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑब्लिक अवार्ड। जिस दिन कोर्ट में वह डिस्प्यूट सेटल हो जाता है, जो केस जिल जाता है, वहां से 1 महीना के अंदर कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट को बोनस देना पड़ेगा। जिस दिन डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा वहां से 1 महीना के अंदर वह कंपनी को बोनस देना पड़ेगा। यदि डिस्प्यूट का केस चल रहा है मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच झमेला चल रहा है बोनस को लेके, तब उस केस में जिस दिन केस सॉल्व होगा वहां से 1 महीना के अंदर कंपनी को बोनस देना पड़ेगा। और बोलता है डिस्प्यूट का केस नहीं है तो विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सपोज हम अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं मार्च में, वहां से 8 महीना मतलब आपको नवंबर तक बोनस देना ही पड़ेगा। समझ में आया? विद इन 8 मंथ फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है, एक टर्म में समझाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस चीज़ को समझा रहा हूँ, इस चीज़ को सुनिएगा। मैं जो बोलना चाहता हूँ उस चीज़ को सुनिएगा, फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 2 मिनट मैं इसकी कुछ बोलना चाहता हूँ, आप सुनिए। ठीक है। अच्छा देखिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने। ठीक है। प्रोसीड्यूर फॉर रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या प्रोसेस है रिकवर एम्प्लॉय से बोनस को रिकवर करने का? ठीक है। तो एक्ट में बोला गया है कि आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनाएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट,
यहाँ ये वर्ड ही यूज किया, आपको यही वर्ड लिखना है एग्जाम में कि हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे अप्रोप्राइट गवर्नमेंट को। इफ अप्रोप्राइट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड देन इशू सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर फॉर पेमेंट। यदि अप्रोप्राइट गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो जाएगी कि हाँ नहीं रिकवर ये बोनस देना ही चाहिए एम्प्लॉय को, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी। काम खत्म की, आप बोनस देने के लिए बाउंड है एम्प्लॉयर को। ठीक है, लास्ट में क्या होगा याद रखिए, ये जो एप्लीकेशन मेड बाय एम्प्लॉय, ये जो एप्लीकेशन है, जो प्रोसीड्यूर फॉर रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो एप्लीकेशन दिया जाएगा अप्रोप्राइट गवर्नमेंट को, कौन कर सकता है? एम्प्लॉय खुद कर सकता है, उसका इलीगल हायर कर सकता है, या एम्प्लॉय किसी को अपॉइंट करके ऑथराइज पर्सन बना के कर सकता है अप्रोप्राइट गवर्नमेंट को। सीधा सा बात है, प्रोसेस जो है रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जो बोनस का पैसा पाने वाले हैं उसको रिकवर करने का प्रोसेस यही है कि हम अप्रोप्राइट गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेंगे, और अप्रोप्राइट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये एम्प्लॉयर को ये बोनस देना चाहिए, तो वो एक तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, काम खत्म। ये एप्लीकेशन कौन कर सकता है? एम्प्लॉय खुद कर सकता है, उसका लीगल हायर कर सकता है, या एम्प्लॉय किसी ऑथराइज पर्सन को दे के करा सकता है। अब देखिए लास्ट में एक मैं वर्ड बोलना चाहता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब भी पढ़ने बैठे यह लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड सिर्फ आपके ब्रेन में रहने वाला एक वर्ड है और कुछ नहीं है। रियल लाइफ में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। क्या हो गया, 1903 की कहानी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रिटिश में मिस्टर एंड्रू बोल के एक जो रनर होते हैं, जो दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं, वो थे। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 1 मील की दूरी, 1 मील अब कोई भी आदमी दौड़ता है तो कम से कम उसको 4 मिनट लगते हैं। 1 मिनट की दौड़ में कम से कम 4 मिनट लगते हैं। मिस्टर एंड्रू बहुत फेमस थे ब्रिटिश के, उनके जैसा ओलंपिक में कोई नहीं दौड़ सकता था, वो एकदम एक्सपर्ट थे। ठीक है, ये जो वर्ड है सबके मस्तिष्क में बैठ गया कि अब यह पॉसिबल नहीं है। उसने कर दिया, वह बोल दिया ब्रिटिश के जो मिस्टर एंड्रू ने यह कर दिया कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि 1 मील की दौड़ी, 1 मील कोई दौड़ेगा तो कम से कम 4 मिनट लगेगा, उससे कम में कोई दौड़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये वर्ड उन्होंने बोल दिया, यह इम्पॉसिबल है। 1 मील कोई दौड़ेगा तो कम से कम 4 मिनट लगेगा ही लगेगा, इससे कम में कोई नहीं दौड़ सकता, यह इम्पॉसिबल है। क्या हुआ, 1956 में एक स्कूल जाने वाले बच्चे जो थे, स्कूल जाने वाले बच्चे मिस्टर रोजर, उन्होंने यह सुना ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं सुना इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि मैं ट्रैक में दौड़ूंगा, मतलब दौड़ूंगा। यदि मिस्टर एंड्रू 4 मिनट में दौड़ सकते हैं, मैं उससे 3 मिनट में दौड़ूंगा। अपने ऊपर भरोसा रखा और ट्रैक में दौड़ा, और उन्होंने मिस्टर एंड्रू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? कि उन्होंने माइंड में ये वर्ड लाया ही नहीं कि यह इम्पॉसिबल है। वह बार बार अपने ब्रेन को बोले कि यह पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, यह पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, वह एक वर्ड है। ब्रेन में आप जितना उसको बोलोगे वह आपके ऊपर उतना ही हावी होगा और आपको करने नहीं देगा जो आप चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात को? इसीलिए याद रखिएगा, मन में पॉजिटिव बोलिए, ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, बहुत इजी है। जितना बार पॉजिटिव बोलेंगे ब्रेन आपका उतना सपोर्ट करेगा और आप कर पाएंगे। याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं ओवर हुई। थैंक यू।